हाँ तो देखिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एरिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमें जो पढ़ना है वो डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है और लार्ज सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। तो डिस्क में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लार्ज सीट में भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो अभी हमें एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो इसमें एक टर्म डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है सिग्मा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सिंबल यूज किया जाता है सिग्मा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब सिग्मा इसका नाम क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये होता क्या है तो आप ऐसे समझिए। तो आप एक सरफेस समझिए, सरफेस एक मैथमेटिकल सरफेस। जैसे आप एक सर्कल अज्यूम करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका एक सरफेस एरिया होता है जिसको हम एरिया बोलते हैं, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आप एक मैथमेटिकल सरफेस इमेजिन करिए और उस सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैथमेटिकल सरफेस का थिकनेस 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, और उस मैथमेटिकल सिचुएशन के लिए हम हमारे लॉज लगा के रिजल्ट पता करते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे रिजल्ट आए उस प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने उसी का मैथमेटिकल मॉडलिंग किया था। तो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक, मैं ये सरफेस है और इस सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब आप ऐसे समझिए कि इस सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपने सुना होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? आप इस सरफेस में से डीए एरिया काटिए, किसी भी शेप का काट सकते हैं, डीए एरिया काटिए और कहीं से भी काटिए। अगर ईच डीए एरिया में, डीए कौन है? स्मॉल एरिया। अगर ईच डीए एरिया में चार्ज की वैल्यू बराबर है तो ये कहा जाएगा कि इस सरफेस में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर चार्ज की वैल्यू बराबर नहीं है तो कहा जाएगा कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो इसमें जो चार्ज है, तो अगर अब जो सिग्मा हम मान लेते हैं इसमें जो चार्ज है डी क्यू, तो जो सिग्मा होता है उसका चार्ज डी क्यू अपॉन उसका एरिया डी ए। आप इसकी यूनिट देख सकते हैं, ये कूलाम है और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या आएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू, ये बराबर होगा सिग्मा इंटू डी ए। मतलब मान लो सिग्मा पता है हमको और डी एरिया है, तो उस डी एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। तो अगर सिग्मा कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म। तो सिग्मा कांस्टेंट मींस क्या लिखा जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर सिग्मा कांस्टेंट है उसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब चलिए, तो अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब आपका सिग्मा हर जगह सेम नहीं होगा, मतलब डी क्यू अपॉन डी ए का वैल्यू जो आएगा वो हर जगह क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ठीक, अब एक चीज समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है और इस प्लेट पे चार्ज है कैपिटल क्यू और इसका एरिया है मान लेते हैं ए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन को हम मान लेते हैं यूनिफॉर्म। तो इसके लिए जो सिग्मा होता है, उस सिग्मा की क्या वैल्यू आती है वो मैं लिख के दिखाता हूं। तो आप ऐसे देखिए कि आप ऐसे एरिया लीजिए डी ए, फिर यहाँ पे एक एरिया लीजिए डी ए, यहाँ एक एरिया लीजिए डी ए, यहाँ एक एरिया लीजिए डी ए। तो आप जानते हैं कि ईच डी ए एरिया में अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। तो अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है तो उस एरिया में चार्ज की वैल्यू क्या आ जाती है? डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ समेशन का साइन लगा दीजिए, समेशन। इस समेशन का क्या मतलब है? इस समेशन का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे एरिया, ऐसे डी एरिया आप इसमें बहुत सारे इमेजिन कर सकते हैं, उन सब का चार्ज का समेशन।
ठीक। तो उन सबके चार्ज का समेशन क्या आ जाएगा, जितना इस सरफेस में चार्ज है Q और सिग्मा कांस्टेंट है बाहर जाएगा और dA एरिया बाहर आ जाएगा और जो dA एरिया है उसका समेशन क्या आएगा, पूरे इस सरफेस का एरिया। तो जो सिग्मा का वैल्यू आया वो कितना आया, Q/A। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको क्या लिख दिया जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। कब, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तो जो डिस्क होती है, डिस्क में चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एरिया में। तो मैं एक डिस्क के चार्ज को हम एरिया में क्यों कह सकते हैं, मैं यहाँ आपको थोड़ा समझा के दिखाता हूं। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे देखिए, अब आप सोचो कि जो थिकनेस है T, ये बहुत कम हो जाए। If T is very less than compared to R, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये बहुत पतला हो गया, मतलब T is tending to 0। तो आप ऐसे मान लीजिए कि चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या हुआ कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एरिया। ठीक, जो चीज ऐसे बहुत पतली होती है, जिनका मोटाई बहुत कम होता है, उसको हम, जो उसमें जो चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट में, उसको हम किस में मान लेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए एरिया। ठीक, तो ये डिस्क हो गया। तो डिस्क का यही मतलब है कि T is tending to 0 और T मतलब T जो है वो R से बहुत कम है। तो हमने उसका मैथमेटिकल मॉडल ले लिया। क्या मैथमेटिकल मॉडल, अज्यूम लेट्स से x² + y² = r², सर्कल, सरफेस और सरफेस में चार्ज है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। और कहाँ लिखना है, उसके एक्सिस पे लिखना है। तो ये डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, डिस्क का रेडियस r है, ये डिस्क का एक्सिस है और यहाँ एक पॉइंट है जिसका एक्सिस से, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। अब एक चीज बता देता हूँ, कभी आपका मन करे कि सर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ऐसा करो सर यहाँ बता दो, तो उन पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, तो 12th में हम उसको नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ कौन सा पढ़ते हैं, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब देखिए इस डिस्क का फॉर्मूला तो हम जानते नहीं, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस डिस्क को मैं किससे मिलकर बना हुआ मान सकता हूं, तो मैं इसको बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं। आप ऐसे सोचिए, आपके पास बहुत सारी रिंग हैं और आपके पास सभी रेडियस की रिंग है। कहां से कहां तक रेडियस, आपके पास 0 रेडियस से लेके कैपिटल R रेडियस तक सभी रेडियस की रिंग है। तो आप उन रिंग को क्या करिए, ऐसे कंसेंट्रिक रखते जाइए, तो आपको क्या बन जाएगा, ये डिस्क बन जाएगा। ठीक, मतलब डिस्क को किससे मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, रिंग से। ठीक, और भी चीजों से मिलकर बना मान सकते हैं, लेकिन हम इस सवाल में, हम इस डेरिवेशन में किससे मिलकर बना मान रहे हैं, रिंग से। तो मैंने क्या किया, R रेडियस पे जाके dr मोटाई का रिंग कंसीडर किया। आप यहाँ पे मोटाई देख सकते हैं, ये जो मोटाई मैंने कंसीडर किया इसका कितना, R। तो इसका जो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया dA, इसका जो एरिया लिखा जाएगा dA, इस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप ऑलरेडी 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, तब सीखे थे ये सब चीजें। तो अगर आप इसको ऐसे काट देंगे तो ये स्ट्रिप बन जाएगी। तो इसका लेंथ कितना बनेगा, 2π, और विड्थ क्या बनेगा, dr। आप सोचो इसको ऐसे काट दिया तो ऐसे रेक्टेंगल जैसा खुल जाएगा। तो dA की वैल्यू जो होगी dA की वैल्यू क्या होगी, 2πr dr। तो इसमें जो चार्ज होगा dq, तो dq की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू dA। तो dq क्या हो गया आपका, सिग्मा इंटू dA। अब इस रिंग के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ऐसी बहुत सारी रिंग होंगी और सभी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आपको पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप सभी रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर लीजिए। ठीक, तो एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, DE = K रिंग का चार्ज इंटू x अपॉन रिंग का रेडियस r² x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको रिंग के फॉर्मूले से याद होना चाहिए। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो ये आएगा नेट, इंटीग्रेशन लगा दिया k, dq का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया, देखिए सिग्मा 2πr dr, और ये वाला x यहाँ पर और ये r² x² 3/2। अब मुझे बताइए, जो मेरी डिफरेंट रिंग है, इनमें
डिफरेंट कौन सा पैरामीटर है, तो स्मॉल आर पैरामीटर डिफरेंट है। सबके लिए डिस्टेंस तो सेंटर से सेम है, कितना है सबके सेंटर से डिस्टेंस x, लेकिन सबका अलग अलग कौन है, रेडियस, मतलब वेरिएबल पैरामीटर कौन है, रेडियस। तो जो कांस्टेंट चीजें हैं उनको बाहर फेंक दो, तो k बाहर आ गया, 1/4 एप्सिलॉन सिग्मा बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, x बाहर आ गया। ये पूरा वेरिएबल फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। अगर सिर्फ x होगा तो बाहर आ जाता, लेकिन क्या है r² + x² और ऊपर क्या बचा rdr। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आपको लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो फिर मैं आपको लिमिट लगाना सिखाता हूं। आप सोचिए इस पूरी डिस्क को बनाने के लिए आपको रेडियस की वैल्यू कहां से कहां तक की जरूरत पड़ेगी, तो आपका आंसर है आपकी जो रेडियस की जो वैल्यू होगी वो r = 0 से लेकर r = कैपिटल R तक जरूरत पड़ेगी। मतलब स्मॉल r का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, 0 to कैपिटल R। अब आप सोचिए, अब इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा कि r² + x² को क्या मान लेते हैं, t²। आपने 11th के स्टार्टिंग में सीखा था ये बेसिक मैथमेटिक्स में। फिर आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में। ये क्या आएगा 2r dr/dt और ये क्या हो जाएगा 2t। अब जो dt था हमने नीचे उसको उधर भेज दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 2r dr और इधर ये 2t था और dt नीचे से गया, कितना 2t dt। 2 से 2 कट गया, इसका मतलब r dr की जगह मैं क्या लिख सकता हूं t dt, तो मैंने लिख दिया। तो आगे देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट r dr की जगह क्या लिख दिया t dt। यहाँ पे आपने t² पुट किया होगा, तो ये क्या बन गया होगा t² से 2 कटेगा तो क्या बनेगा t, क्योंकि t से t कटा तो ये क्या है t²। मतलब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा। अब यहाँ पे लिमिट पुट होगी अपर और लोअर, तो लिमिट मैंने नहीं पुट करी क्योंकि पहले t को मैं बदल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए t किसके बराबर है, √r² + x²। तो यहाँ पे t को पुट कर दो, क्या √r² + x²। अब लिमिट लगा दो, तो r कहां से कहां तक जाएगा आपका, 0 से लेके कैपिटल R। लिमिट लगा दिया 0 से लेके कैपिटल R। तो मैंने क्या किया, लिमिट को बदल दिया और माइनस को हटा दिया। मतलब पहले मैं पुट करूंगा, यहाँ पे r पुट होता पहले, फिर पुट होता 0, तो मैं क्या करूंगा पहले 0 पुट कर लूंगा, बाद में क्या पुट करूंगा r, क्योंकि मैंने माइनस हटा दिया यहाँ से। तो देखिए सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट, तो पहले 0 पुट करिए तो क्या आएगा 1/x, फिर r पुट करिए, माइनस लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगा के लिमिट बदल दी। फिर ये क्या आएगा 1/r जब पुट होगा r² + x²। अब क्या करिए, जो x है इस x को अंदर दे दीजिए। अब यहाँ पे पूरा जो डेरिवेशन मैंने किया है वो सिर्फ इस एक लाइन के लिए पूरा डेरिवेशन किया है मैंने। इस लाइन पे मुझे एक चीज समझानी थी जो पता नहीं क्यों कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में, नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए मैथ्स के आदमी हैं, आप जब मैथ्स में इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं और जब किसी चीज को ऊपर से नीचे काटते हैं तो उससे आगे वाली स्टेप्स तभी वैलिड होती हैं जब x 0 नहीं होता। मतलब आप तभी काट सकते हैं जब x 0 नहीं हो। तो अगर आपने इससे इसको काट दिया, मतलब आपने ये मान लिया कि x 0 नहीं होगा, नहीं तो आप नहीं काट सकते। इनइक्वालिटी में आप करते हैं, तो मैंने x से x को काट दिया तो क्या बचा 1 माइनस x/r² + x²। अब जो ये फॉर्मूला आया, दिस इज नॉट वैलिड फॉर x, क्यों नॉट वैलिड फॉर x = 0? क्यों? क्योंकि आपने x से x को काटा है ना, तो x से x तभी कट सकता है जब वो x 0 ना हो। मतलब दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड फॉर x = 0। मतलब ये x = 0 के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सबके लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें x को 0 पुट करते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई उसमें x पुट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन x = 0 के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? डेरिवेशन देखो ध्यान से। अब कोई बोलते सर x = 0 फील्ड होगा क्या, 0 कैसे? रिंग से मिलके बना है और हर रिंग का x = 0 पे क्या होगा 0। हर रिंग का अपने सेंटर पे फील्ड क्या होगा 0, तो सबका क्या होगा 0, तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा 0। ठीक, अब सुनिए, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ग्राफ बनाता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसका ग्राफ बाद में बना देते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि एक सीट है और उस सीट में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझिए कि लेट्स से ये रेजिस्टर है। ठीक, ये रेजिस्टर इधर इंफिनिटी तक है और ये नीचे इंफिनिटी तक है और इसका विड्थ है w और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है वो इस कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस a पर एक पॉइंट है a और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक, तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करके दिखाता हूं। आप क्या करिए, यहां पर एक dx मोटाई का वायर कंसीडर करिए। तो मैं पहले डायग्राम अच्छा बनाते हैं, ये सिग्मा कूलम पर मीटर को हटा लेता हूं, डायग्राम को गंदा करेगा, इसको इधर लिखते हैं, डब्ल्यू को हटा दें, डायग्राम अच्छा बनाइए। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक मैंने वायर कंसीडर किया। ठीक, और ये जो वायर का यहां से जो डिस्टेंस मैंने माना वो माना x, और इस वायर का जो मोटाई मैंने कंसीडर किया वो किया dx। ठीक, और ये मेरा प्लेट है, यहां से मिट गया है, दोबारा मैं बना देता हूं। ठीक, तो यहां से x डिस्टेंस पे dx मोटाई का मैंने एक वायर कंसीडर किया। अब जो ये मेरा सीट है, ये जो मेरी W विड्थ की जो सीट है, इसको मैं बहुत सारे वायर से मिलकर बना मान सकता हूं। ठीक, और हर वायर का इस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग होगा, किसी का डिस्टेंस a होगा, किसी a से ज्यादा, इस लास्ट वाले का डिस्टेंस क्या हो जाएगा a प्लस W, क्योंकि ये विड्थ हमने कितना माना था W, यहां लिख देते हैं, ये विड्थ कितना है हमारा W। ठीक, तो इसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा होगा dE, और उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r। तो इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना x, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक, अब बात आती है लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप क्या करिए, इसका यूनिट लेंथ कंसीडर करिए इस वायर का। तो मान लेता हूं यहां से यहां तक का जो ये लेंथ है, ये लेंथ है 1, और ये जो मोटाई है dx, तो ये एरिया जो हुआ यहां से यहां तक, ये जो एरिया हुआ, इस एरिया में चार्ज कितना आएगा, तो ये 1 into dx, ये तो हुआ एरिया, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करिए, और इसी को कहेंगे लैम्डा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है यूनिट लेंथ का चार्ज। तो ये मेरा वायर है, ये इसका यूनिट लेंथ है, और ये यूनिट लेंथ का कौन हुआ चार्ज। तो यहां पे लैम्डा को आप पुट कर दें क्या, सिग्मा dx अपॉन x। इसको k को आप लिख लें क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो dE जो है वो आया 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dx अपॉन x। अब आप क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड, तो एक इंटीग्रेशन का इधर लगा दीजिए लिमिट, और एक इंटीग्रेशन का लिमिट इधर लगा दीजिए। अब बात वही आती है कि x कहां से कहां तक वैरी करेगा, तो आपको समझाया मैंने अभी, x की वैल्यू डिफरेंट वायर्स के लिए कहां से वैरी करेगी, a से लेकर a प्लस w। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया E, उसका वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ a प्लस, अच्छा चलिए आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते, या ln x, और लिमिट पुट कर दीजिए, कहां से कहां तक लिमिट पुट होगा इसका, a से लेकर a प्लस w तक। ठीक, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आप तो आगे आप जानते हैं, तो मैं अब आगे डायरेक्ट लिख देता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए कर देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। ठीक, अब ये कितना है, अब तो लिखते हैं सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ a प्लस w अपॉन e। ये इसका कौन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं। अब सवाल यही है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है कि वही W विड्थ की सीट है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका विड्थ फाइनाइट है लेकिन लेंथ इनफाइनाइट है। मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो आपको डायग्राम से समझ आना चाहिए कि विड्थ फाइनाइट है लेकिन उसका जो लेंथ है वो लेंथ इनफाइनाइट है। इस डायरेक्शन में लेंथ कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक, और इस डायरेक्शन में भी लेंथ कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। और हमसे पूछा गया है कि एक पॉइंट है A जो यहां से h हाइट की दूरी पर है, और उस पॉइंट A पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और जो पॉइंट A है, ये जो इस एरिया का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, मतलब इस एरिया पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो मिड पॉइंट से जाती हो। मतलब ये विड्थ W है, तो ये हुआ W/2, और ये हुआ W/2, और ये पॉइंट A है, और देखो इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन, और इस पॉइंट A पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखो पॉइंट A का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो
ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है और जो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें फर्क बस इतना है कि इसमें जो पॉइंट था वो इस सीट के प्लेन में था और इसमें जो पॉइंट है वो कहाँ है, सीट के प्लेन के ऊपर है। ठीक, अब इसको, सीट को आप इस साइड से देखिए। जब आप इसको इस साइड से देखेंगे, इसको बोलते हैं साइड व्यू, तो आपको क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा, तो आपने एक लाइन बना ली। अब आप क्या करिए, इसमें दो वायर का एलिमेंट कंसीडर करिए। ठीक, तो आप क्या करिए, ये जो मिड पॉइंट है, या मिड पॉइंट से इधर x दूरी पे और इधर x दूरी पे और dx मोटाई के दो वायर कंसीडर करिए। जैसे कि यहाँ पे ये वायर कंसीडर किया गया था, तो यहाँ पे तो एक वायर कंसीडर किया गया था, वहां पर दो वायर कंसीडर करिए। तो मिड पॉइंट से इधर x और मिड पॉइंट से इधर x कितनी मोटाई का, dx मोटाई का। और जो वायर है, कुछ थोड़ा मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, ऐसे दो वायर आप इमेजिन कर सकते हैं, दोनों तरफ इनफाइनाइट लेंथ है इनका। अब मैं दोनों तरफ नहीं बना रहा हूं, इधर भी आप ऐसे बना सकते हैं, डायग्राम गंदा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं। ऐसे दो वायर हैं और इस साइड से देखेंगे तो वायर किससे दिखेंगे आपको, ऐसे दो पॉइंट से दिखेंगे। तो एक ये हो गया और एक कौन हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इस वायर के कारण हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो आप ध्यान से देखिए, जो ये वायर है, ये वायर कैसे है, ऐसे है। आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट दिख रहा है dx का। तो इसके कारण जब यह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, तो किसी वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, वायर की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन। अब जैसा वायर ये है वैसा ही वायर ये है। तो जब वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो आपको क्या जरूरत होती है, लैम्डा की। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी कि कॉन्फ़िगरेशन तो वही है, पॉइंट ही तो बदला है, अरे एलिमेंट भी तो वही है। तो लैम्डा कितना आएगा आपका, सिग्मा इनटू dx। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख लिया, सिग्मा इनटू dx। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। और जैसा लैम्डा ये है वैसा ही लैम्डा ये है, जैसा डिस्टेंस ये है वैसा ही डिस्टेंस ये है। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है 2k लैम्डा अपॉन r। दोनों वायर का लैम्डा एक जैसा, दोनों वायर से डिस्टेंस एक जैसी, तो दोनों वायर के कारण जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये मान लिया DE, तो ये भी क्या हो गया DE। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे DE नेट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2DE cos थीटा। अब उसमें वैल्यू पुट करते हैं, DE नेट में 2 को 2 लिख दिया, D का वैल्यू क्या होगा। तो D का वैल्यू क्या होता है, देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ये हुआ 2, ये हुआ k और ये हुआ आपका लैम्डा। तो 2k लैम्डा अपॉन r। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये x है ये h है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक, ये कौन होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो वो लिख दिया। फिर आप cos थीटा का वैल्यू पुट करिए, तो ये एंगल थीटा cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, h, हाइपोटेन्यूज कितना है, x स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आया, 4k सिग्मा h dx अपॉन ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब k को क्या करिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये h लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखिए x का जो लिमिट है वो कहां से कहां तक जाएगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अब सोचिए जब हमने इस वायर का फील्ड लिखा है तो इसके साथ हमने इस वायर का भी फील्ड लिखा है, मतलब हमने एक पेयर में फील्ड लिखा है। तो जब मैं इस वाले वायर को कंसीडर करूंगा तो उसके साथ ये वाला वायर पेयर में आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने इन वाले वायर का टेक केयर कर लिया तो ये वाले वायर इसके पेयर में आ जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है कि भाई जैसा इसका आएगा वर्टिकल में वैसा इसका आएगा वर्टिकल में, तो इसके जैसा ही इसका आएगा, तो इसका मैंने डबल कर लिया। तो अगर इतने वालों का मैं टेक केयर कर लिया तो पूरी सीट का टेक केयर हो जाएगा। इसका मतलब x का लिमिट कहां से कहां तक, तो यहाँ वाले के लिए x क्या होगा, 0, बढ़ते जाएंगे x बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और यहाँ वाले एलिमेंट के लिए x क्या हो जाएगा, w/2। तो x का वैल्यू 0 से लेके w/2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूलेज याद नहीं है तो आप याद कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है 1/h tan इनवर्स x अपॉन h। h तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल कौन है, x। लिमिट पुट करिए 0 to w/2, h से h कट गया, क्या आया, सिग्मा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आया, tan इनवर्स x की जगह w/2, और नीचे h है तो w/2h, और tan इनवर्स 0 तो क्या होता है, 0। ठीक, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये हमें अगले लेक्चर में काम आएगा। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट डिराइव होगा। चाहे तो आप चाहो तो मैं अभी कर देता हूं। मान लो w इंफिनिटी होता तो अंदर की चीज क्या हो जाती, इन्फिनिटी, और अगर अंदर की चीज इन्फिनिटी होती तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2। तो E नेट का जो वैल्यू तब आता if w इज इन्फिनिटी, तो E नेट का जो वैल्यू आता
वो कितना आता है, जैसे पाई बाई 2, पाई से पाई कट जाता, तो ई नेट का जो वैल्यू आता वो आता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिएगा, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं डिस्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका ग्राफ क्या आएगा। तो जो ये एक्सिस को जो ये वाला पॉइंट, ये आपकी जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया ये डिस्क है, और ये वाली एक्सिस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती है, और ये वो पोजीशन वाला एक्सिस है जिन पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हुआ तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर से एक डार्क सर्कल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। अब मैं बात करूं कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट साइड में, और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इसलिए ग्राफ किधर बनाया मैंने, एक्सिस के ऊपर। इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव, इसलिए ग्राफ किधर बनाया मैंने, एक्सिस के नीचे बनाया है, ठीक। अब जैसे जैसे मैं आगे अच्छा देखिए, x इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन जैसे ही x से आगे बढ़ेंगे, x से चींटी से आगे बढ़िए, मतलब आपके x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, चींटी सा। तो अगर आप इसमें x को चींटी सा पुट करेंगे, क्या फॉर्मूला ये रहा, ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, चींटी सी, तो e का वैल्यू कितना आएगा, लगभग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला जो वैल्यू है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लेकिन यहाँ पे सर्कल बनेगा, ओपन सर्कल, आपने इनइक्वालिटीज में जब ग्राफ बनाए होंगे तो ये सीखा होगा। यहाँ पे ओपन सर्कल बनेगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये वाली वैल्यू नहीं रखता, x इक्वल टू 0 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है वो क्या वैल्यू रखता है, 0, इसलिए वो यहाँ हो गया, यहाँ मैंने ओपन बना दिया, वहां आगे वो वाला फंक्शन फॉलो होगा। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा तो जो ये वाला फंक्शन है, ये जो e है, वो e क्या होगा आपका, घटता जाएगा, और इनफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, 0। तो इसको आप ऐसे ये फंक्शन घटता जाएगा इनफिनिटी 0। सिमिलरली आप इसके लेफ्ट में जाइए, मतलब x का वैल्यू लीजिए चींटी सा, यहाँ से अगर मैं चींटी सी डिस्टेंस पे जाऊंगा तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, चींटी सा डिस्टेंस होगा, तो इसमें x को चींटी सा पुट करेंगे तो ये वैल्यू लगभग क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इस वाले पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको बिलोंग करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ x इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो 0 है, जैसे हम 0 से आगे बढ़ेंगे तो ये फंक्शन एप्लीकेबल होना स्टार्ट होगा, तो ये फंक्शन ऐसे एप्लीकेबल होना स्टार्ट होगा, और इनफिनिटी पे जाके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये ग्राफ याद रखिएगा, ग्राफ यहाँ पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस होता है, ऐसे कंटिन्यूअस